बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 67 मुलाहिदा फरमाएं। शिशावरी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। मैं शायद 3-4 घंटे ही सोया था। नींद पूरी नहीं हुई और मेरी आंखों में मिर्चें सी भरी हुई थी। दिमाग पर भी बोझ सा था। मैं कुछ देर तक सर को हल्के से झटके देता रहा और फिर उठकर बैठ गया। इस वसी और इस कमरे में बहुत हल्का सा उजाला था। मैं दरवाजा खोलकर लैंड क्रूजर से नीचे उतर आया और जब शिकस्ता दीवार की आड़ से निकलकर बरामदे में आया तो सामने चिट्टी धूप फैली हुई थी। मैंने कुछ और आगे बढ़कर इधर उधर झांका। किसी जीरू का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। अजीब पुरहोल सा सन्नाटा था। मैं दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया। रत्ना भी जाग चुकी थी। लैंड क्रूजर की सीटों की पिछली तरफ पेट्रोल के डिब्बों के साथ पानी का कैन भी रखा हुआ था। मैं दोबारा नीचे उतर आया और पिछला दरवाजा खुलकर पानी का कैन उतार लिया। पानी के छींटों से जलन कुछ कम हुई। चंद घूंट पानी पीकर मैंने कैन शिशावरी के हवाले कर दिया। हमारी ये रात बड़ी अजियत में गुजरी थी, लेकिन 15-20 मिनट बाद हमारे हवास बहाल हो गए। हम तीनों बाहर आ गए। चमकती हुई धूप में महल की ये कदीम इमारत बड़ा पुरअसरार मंजर पेश कर रही थी। मरकजी हिस्से की बाईं तरफ कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। मैंने रत्ना और शिशावरी को वहीं रुकने का इशारा किया और पिस्तौल हाथ में पकड़कर उस तरफ चल दिया। महल वाकई बहुत शानदार था। मैं अंदाजा लगा सकता था कि जब ये आबाद रहा होगा तो इसकी क्या शान रही होगी। मैं मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा। शिशावरी ने किसी लड़की का किस्सा सुनाया था जिसने राजा शान सिंह को कत्ल करके खुदकशी की थी और उसकी रूह अब भी महल के खंडरात में भटक रही थी। हो सकता है उस रूह के हवाले से इस महल के बारे में और भी बहुत सी कहानियां मशहूर हूं, लेकिन मैं बदरूहों पर यकीन नहीं रखता था क्योंकि इस्लाम में इस बात का दूर तक नामो निशान तक मौजूद नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान भी था। मेरे दिल में अगर कोई खौफ था तो उस शेर का था जिसे मैंने गुज़िश्ता रात महल के कंपाउंड में दौड़ते हुए देखा था। और वैसे मैं उस शेर का शुक्रगुजार भी था जिसकी वजह से हम बच गए। अगर वो शेर ना आता तो वो पुलिस वाले यकीनन हमें ढूंढ निकालते। आसानी से वो हम पर काबू नहीं पा सकते थे, लेकिन बहरहाल गड़बड़ तो हो सकती थी। महल का वो हिस्सा घिरा हुआ खासा कुशादा था। हैरत की बात तो ये थी कि यहाँ मलबा भी नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है वो हिस्सा बहुत पहले गिरा हो और किसी ने यहाँ आबाद होने की कोशिश में मलबा साफ कर दिया हो। इस वसी वाली इमारत के दूसरी तरफ तकरीबन 50 गज दूर फसील का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी टूटा हुआ था, जिसके दूसरी तरफ एक ढुलानी रास्ता भी दिखाई दे रहा था जो जंगल में चला गया था। मैं चंद मिनट वहां खड़ा उस रास्ते को देखता रहा, फिर वापिस आ गया। शिशावरी और रत्ना बरामदे के एक स्तून की आड़ में खड़ी थी। वो दोनों नारियल खा रही थी। शिशावरी ने नारियल का एक टुकड़ा मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। उस तरफ जंगल में कुशादा रास्ता नजर आ रहा है। मैंने इशारा करते हुए कहा, अगर हम उस तरफ निकल जाएं तो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर पहुंच सकते हैं। उस तरफ से क्यों नहीं? रत्ना ने मरकजी मेहराबी दरवाजे की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी के पहियों के निशान देख लिए थे। मैंने कहा, रात को तो शेर ने उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उन्हें यहाँ हमारी मौजूदगी का यकीन हो चुका है। हो सकता है वो कुर्बो जवार में कहीं गात लगाए बैठे हों। उन्हें यकीन होगा कि दिन चढ़ने पर हम इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम वो मरकजी दरवाजा इस्तेमाल करने की बजाय इस तरफ का रास्ता इख्तियार करें। तो फिर इससे पहले कि वो पुलिस वाले हमारी तलाश में दोबारा अंदर आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रत्ना ने कहा। हम तीनों अंदर आ गए। रत्ना और शिशावरी पीछे वाली सीट पर बैठ गई और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को बड़ी एहतियात से कमरे और बरामदे से निकाला और उसका रुख महल के उस हिस्से की तरफ मोड़ दिया। वसी वरीज कंपाउंड घास और झाड़ियों से हटा हुआ था। मुझे गाड़ी को महल के उस टूटे हुए हिस्से तक ले जाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उस रास्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ से बाकायदा मलबा साफ किया गया हो। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, ये वैरान महल मादी में तवील अरसे तक डाकुओं का अड्डा भी रहा है। शिशावरी ने कहा, रास्ते यकीनन उन्होंने ही साफ किए होंगे। हो सकता है डाकुओं के पास गिरोह अब भी इस तरफ आते रहते हो। ये उनके लिए महफूज तरीन जगह है। पुलिस इन घने जंगलों में उनका पीछा नहीं करती, लेकिन पुलिस ने हमारा पीछा तो नहीं छोड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पीछे आने पर भी अब वो पछता रहे होंगे। शिशावरी ने कहा, डाकू 1 या 2 नहीं होते, उनके गिरोह 30-40 आदमियों पर मुश्तमिल होते हैं। पुलिस उनका पीछा करने की हमाकत नहीं कर सकती। हमारे बारे में पुलिस की राय मुख्तलिफ हो सकती है। हम तादाद में सिर्फ 3 हैं, 1 मर्द और 2 औरतें, और पुलिस के ख्याल में हमारे पास असला भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ताकुब करने में उन्होंने कोई मुजायका नहीं समझा और अब यकीनन पछता रहे होंगे। बैल की फसील से निकलकर हम खुली जगह पर आ गए। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी, लेकिन उस रास्ते की निशानदेही हो रही थी जो बदतरीज ढुलान की तरफ चला गया था। झील हमारे बाईं तरफ थी और हम बदतरीज उससे दूर होते जा रहे थे। जंगल खासा गुंजान था। दरख्तों में बल खाता हुआ वो रास्ता ऐसा था जैसे बहुत पहले बाकायदा इस्तेमाल होता रहा हो। तकरीबन 1 घंटे तक मैं गाड़ी चलाता रहा और फिर एक जगह मुझे गाड़ी रोक लेनी पड़ी। आगे एक दम गहरा नशेब था। अमूदी ढुलान थी और कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। उस अमूदी ढलान पर गाड़ी को उतारने की कोशिश करना खुदकशी के मुतरादिफ था। मैंने इंजन बंद कर दिया और हम तीनों नीचे उतर आए। नीचे नशे में तहद्दे निगाह घना जंगल फैला हुआ था। हम कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर गाड़ी में आ गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को नशेब के साथ साथ चलाता रहा। तकरीबन 1 मील का फासला तय हो गया कि एक जोरदार धमाका हुआ। हम तीनों उछल पड़े।
मेरी गिरफ्त सीट पर धीमी पड़ गई और लैंड क्रूजर लहराने लगी। रफ्तार तो जाहिर है तेज नहीं थी, लेकिन मुझे गाड़ी रोक लेनी पड़ी और जब नीचे उतरकर देखा तो उस धमाके की वजह मेरी समझ में आ गई। आगे का एक टायर ब्रेस्ट हो गया। ये गनीमत था कि गाड़ी में एक स्पेयर व्हील मौजूद था। गाड़ी के पिछले हिस्से में टूल बॉक्स भी मौजूद था। मैंने जैक वगैरह निकालकर गाड़ी के करीब रख दिया और ब्रेस्ट शुदा पहिए के नट खोलने लगा और फिर जैक गाड़ी के नीचे लगा दिया। शिशावरी और रत्ना भी नीचे उतर आई। ए शिशावरी देवी, मैं उसे बाजू से पकड़कर आगे ले आया। ये जैक का हैंडल घुमाओ, गाड़ी को ऊपर उठाना है। शिशावरी झुककर बताए हुए तरीके से जैक का हैंडल घुमाने लगी, मगर उसकी साड़ी का पल्लू बार बार नीचे गिर रहा था। उसने पल्लू को कंधे से हटाकर कमर में उड़स लिया और हैंडल घुमाने लगी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी और फिर मैंने उसे रोक दिया और नट पूरी तरह खोलकर पहिया बाहर निकालकर दूसरा पहिया चढ़ा दिया और हाथ से नट कसने के बाद जैक निकाल दिया और पाने की मदद से नट कसने लगा। रत्ना उस वक्त गाड़ी की दूसरी तरफ खड़ी थी। मैं आखिरी नट कस रहा था कि रत्ना की आवाज सुनकर चौंक गया। अरे ये देखो क्या हुआ? मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये देखो, ये पहिया भी। रत्ना का जुमला मुकम्मल होने से पहले मैं उठकर उसके करीब पहुंच चुका था और मेरे मुंह से इस तरह गहरा सांस निकल गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। बाईं तरफ का पहिया भी फ्लैट हो रहा था। मैंने झुककर देखा तो लकड़ी का एक नोकियाला टुकड़ा उसमें महफूज था। मेरा ख्याल था कि लकड़ी का ये टुकड़ा अगला टायर ब्रेस्ट होने से कुछ देर पहले ही इस टायर में लगा होगा। हम अगला पहिया तब्दील करते रहे और इसी दौरान पिछले पहिए की हवा निकल गई। लानत हो, मैंने बुड़बुड़ाते हुए टायर पर एक ठोकर मार दी। अब क्या होगा? रत्ना मुर्दा से लहजे में बोली। अब पैदल मार्च होगा, मैंने कहा। शिशावरी भी इस तरफ आ गई और फ्लैट शुदा टायर देखकर उसका चेहरा भी धुआं हो गया। अब क्या होगा? उसने भी वही सवाल किया जो इससे पहले रत्ना कर चुकी थी और मेरा जवाब वही था जो मैं रत्ना को बता चुका था। तुम तो गाइड हो, अब हमारी रहनुमाई करो, मैंने कहा। हम 4 मिनट वहां खड़े बातें करते रहे। गाड़ी में एक फाजिल टायर था जो आगे लगा दिया गया था और मेहनत भी राय कहाँ गई। ये गाड़ी अब हमारे लिए बेकार हो चुकी थी। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम अपना सफर जारी रखें। रत्ना ने गाड़ी से सूटकेस निकाल लिया। ये बोझ उठाने की जरूरत नहीं, इसे यहीं छोड़ दो, मैंने कहा। क्या मतलब ये यहाँ छोड़ दूं? रत्ना ने मुझे घूरा। मेरा मतलब है इस सूटकेस की क्या जरूरत है? वो थैला निकाल लो, उसे तो आसानी से गले में लटकाया जा सकता है, मैंने कहा। बार रत्ना की समझ में आ गई। मैंने थैला निकाल लिया और सूटकेस को गाड़ी में फेंक दिया। थैला उसने कंधे पर लटका लिया। हम उस रास्ते पर चलते रहे। मैं आगे था और वो दोनों मेरे पीछे पीछे चल रही थी। हमारे पास 2 पिस्तौल थे, एक मेरे पास और दूसरा रत्ना के पास। हम दोनों ने पिस्तौल अपने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। दरिंदों का बहरहाल खतरा तो था। शिशावरी ने पहले ही बता दिया था कि जंगल दरिंदों की वजह से खतरनाक है और मेरे ख्याल में ये जंगल कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। हम तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहे। बैल से निकलते हुए शिशावरी ने बताया था कि अगर हम मशरक की सिमत चलते रहे तो इस जंगल से निकल जाएंगे। हमें 20-25 मील का फासला तय करना है, जिसमें से तकरीबन निस्फ फासला हम तय कर चुके थे और बाकी निस्फ फासला तय करना हमारे लिए कड़ा इम्तिहान था। जंगली जानवरों की बहुतायत थी, लेकिन पैदल चलते हुए हमें जितने भी जानवर नजर आए वो बेजरर थे। मैंने रत्ना को सख्ती से हिदायत कर दी कि वो किसी जानवर को देखकर बिला वजह गोली ना चला दे। निस्फ घंटा मजीद चलते रहने के बाद हम रुक गए। सामने नशेब में दरख्तों में गिरे हुए किसी बस्ती के खंडरात नजर आ रहे थे। उनमें एक मंदिर नुमाया था जो कदरे बेहतर हालत में दिखाई दे रहा था। मेरा ख्याल है हमें उस तरफ से कोई रास्ता मिल जाएगा, मैंने खंडरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस तरफ कुछ फलदार दरख्त भी होंगे, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। ये बात शिशावरी ने कही थी। शिशावरी के कहने पर याद आया कि हम सुबह से भूखे प्यासे थे। रात का बचा हुआ थोड़ा सा नारियल खाया था और अब वो भी नहीं रहा था। रास्ते में कोई फलदार दरख्त भी नजर नहीं आया। वो खंडर तकरीबन 1 मील दूर है। शिशावरी और रत्ना थक गई थी। रत्ना थैले को एक कंधे पर मुंतकिल करती और कभी दूसरे पर। उसे ये थैला भी अब बोझ लगने लगा था। आखिर वो थैला मैंने उसे लेकर अपने कंधे पर लटका लिया। एक छोटी सी नदी पर हम रुक गए। नदी में गदला पानी बह रहा था। हमारे लिए ये पानी भी आबे अयाज से कम नहीं था। कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे चल पड़े। वो खंडर अब ज्यादा दूर नहीं रह गए। यहाँ जंगल भी छितरा होता चला गया और आखिरकार हम खुली जगह पर निकल आए। वो खंडर अब हमारे सामने थे। मंदिर उस बस्ती से तकरीबन अलग थलग था और उसकी दीवारों पर अगरचे काई जमी हुई थी, मगर वो काफी बेहतर हालत में नजर आ रहा था। जबकि उसके बाईं तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर उस बस्ती के बेशतर मकान टूट फूट का शिकार हो चुके थे। मेरा ख्याल इस बस्ती में जाने की जरूरत नहीं, ये मंदिर ही हमारे लिए मुनासिब रहेगा, रत्ना ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम उस तरफ चल पड़े। ईंटों का एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर भट्ठे की पकी हुई सुर्ख ईंटों से वो मंदिर बना हुआ था। वो तकून इमारत तकरीबन 60 फुट बुलंद थी। हवादे से जमाना ने उसके कुछ हिस्से तोड़ फोड़ दिए थे। दीवारों पर काई जमी हुई थी। कहीं कहीं ईंटों के जोड़ों से घास भी फूटी हुई थी। तकरीबन 30 फुट की बुलंदी पर मरकजी दरवाजे के ऐन ऊपर दीवार में पीपल का एक पौधा भी उगा हुआ था। जिस तरह ईंटों के जोड़ में घास खुदरू, इस तरह पीपल का ये पौधा भी खुदरू था। उसकी 2 शाखें 8-10 फुट तक आगे को निकली हुई थी और 3-4 शाखें इतनी बुलंदी पर ऊपर तक चली गई थी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। कदीम इमारत की दीवार पर अक्सर इस किस्म की चीजें दिखाई देती हैं। मंदिर का दाखिली रास्ता मेहराबी था। ऐसा ही एक रास्ता पिछली तरफ भी नजर आ रहा था। ये हाल तकरीबन 40 फुट चौड़ा और इतना ही लंबा था। दाईं तरफ एक चबूतरा था जिस पर किसी जमाने में किसी देवी या देवता की मूर्ति बराजमान रही होगी।
लेकिन इस वक्त इस चबूतरे का भी बेशतर हिस्सा टूट फूट चुका था। चबूतरे के पीछे एक तंग सा रास्ता था। हम जैसी हाल से मरकजी दरवाजे में दाखिल हुए, परों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर बदहवास हो गए। मेरे जहन में सबसे पहले चमगादड़ों का ख्याल उभरा। ऐसी वीरान इमारतों में चमगादड़ ही बसेरा कर सकते थे या उल्लू, लेकिन वो ना तो चमगादड़ थे ना ही उल्लू। सुरमई रंग के जंगली कबूतर थे जिन्होंने टूटी फूटी दीवारों में अपने मस्कन बना रखे थे। मैंने रत्ना और शिशावरी को हाल में रुकने का इशारा किया और खुद चबूतरे के पीछे पहुंच गया। वो रास्ता 3 फुट से ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसके दूसरी तरफ कमरा था जिसमें गहरी तारीकी थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरे ऊपर गोया क़यामत टूट पड़ी। ची ची और परों की फड़फड़ाहट की पुरशोर आवाज ने मुझे बौखला कर रख दिया। वो लातादाद चमगादड़ थे जो मेरे कदमों की आड़ सुनकर चीखते चिल्लाते हुए कमरे की फिजा में गर्दश करने लगे। कुछ चमगादड़ मुझसे टकराए और लातादाद दरवाजे से बाहर निकलकर हाल में गर्दश करने लगे। रत्ना नीचे लेट जाओ, मैं पूरी कुव्वत से चीखा और खुद भी बड़ी तेजी से मुड़कर बाहर की तरफ छलांग लगा दी। चमगादड़ों का शोर कई मिनट तक जारी रहा और फिर झुंड के झुंड दोबारा उस तारीक कमरे में दाखिल हो गए। मैं उस वक्त तक जमीन पर ऊंधा लेटा रहा जब तक फड़फड़ाहट का शोर कम नहीं हो गया। ची ची की आवाजें अलबत्ता अब भी सुनाई दे रही थी। अरे ये क्या हुआ? शिशावरी ने कहते हुए मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने हाथ को देखा, उसकी पुष्ट पर खून का एक कतरा नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है गिरते हुए चोट लग गई होगी, लेकिन दफतन एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा। फुड़फुड़ाती हुई कई चमगादड़ें मुझसे टकरा गई थी। हो सकता है किसी चमगादड़ ने टकराते हुए दांत मार दिया हो, उसके नुकीले पंजे से हाथ पर कोई खराश आ गई हो। मेरे इस ख्याल की तायीद रत्ना और शिशावरी ने भी की थी। इन्फेक्शन का खतरा तो बहरहाल था, लेकिन इस वक्त कोई तदराक नहीं किया जा सकता था। शिशावरी ने खून साफ करके चुटकी भर मिट्टी जख्म पर डाल दी और साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़ कर मेरे हाथ पर पट्टी बांध दी। ये जगह खतरनाक है, हमें बाहर चलकर किसी और जगह पर बैठना चाहिए, रत्ना ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ रोशनी है इसलिए मैं चमगादड़ों से कोई खतरा नहीं, मैंने जवाब दिया। गलती मेरी थी, मुझे इस तरह बेपरवाही से उस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए था। वैसे भी हमें कौन सा यहाँ बैठे रहना है, घंटा 1.5 घंटा आराम करके रवाना हो जाना है। वैसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रास्ता तलाश करके जल्द से जल्द इस जंगल से निकलने की कोशिश करें। अगर इस जंगल में शाम हो गई तो बस आगे कुछ मत कहना। रत्ना ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। एक तो खूनख्वार दरिंदों से भरा हुआ ये जंगल वैसे ही होलनाक है। अंधेरे के ख्याल से मेरा दिल कांपने लगा है। तो फिर ठीक है, मैंने कहा, कुछ देर आराम कर लो तो यहाँ से चलें। हम तीनों उस चबूतरे से टेक लगाकर बैठ गए। हम लोग 2.5-3 घंटों तक उस जंगल में पैदल चलते रहे। वो दोनों तो बुरी तरह थक गई, इसलिए मैंने थोड़ी देर यहाँ रुकने का फैसला भी किया था। मेरा ख्याल था कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद शिशावरी और रत्ना चबूतरे के साथ नीम दराज होकर सो चुकी थी। मेरे दिमाग पर भी गुनूदगी तारी होने लगी और पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। मैं नींद में भी बेचैन रहा, शायद कोई ख्वाब देख रहा था। पुलिस मेरे ताकुब में थी और मैं बेतहाशा दौड़ रहा था। मेरा सांस फूल गया और मुंह से कफ बहने लगा। दफतन मेरे कदम डगमगाने लगे और मैं गिर गया। उठने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस वाले मेरे सर पर पहुंच गए। एक पुलिस वाले ने मेरे कुल्लों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और मेरे मुंह से चीख निकल गई। पुलिस वाले की ठोकर और मेरे मुंह से निकलने वाली चीख मेरे ख्वाब का हिस्सा नहीं थी। ये वो ठोकर थी जिसने मुझे आन वायद में हकीकत की दुनिया में ला फेंका था। मैं बदहवास हो गया, संभलने की कोशिश कर रहा था कि एक और ठोकर पड़ी। उसके साथ ही रत्ना और शिशावरी की चीखें भी सुनाई दी। मुझे आवाज में आने और सूरत-ए-हाल को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो वही तीनों पुलिस वाले थे जो हमारा ताकुब करते हुए गुज़िश्ता रात राजा शान सिंह के महल भी पहुंच गए थे, मगर एक शेर की दाढ़ ने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। उनमें एक तो सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था और दोनों कांस्टेबलों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें। उन्होंने हम तीनों को जद पर ले रखा था। बहुत भाग लिए, सब इंस्पेक्टर घुराते हुए बोला। सारी इंडिया की पुलिस तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकी, लेकिन सब इंस्पेक्टर विशपनाथ जिस मुजरिम के पीछे लग जाता है उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने शिशावरी और रत्ना की तरफ देखा। खौफ की शिद्दत से उन दोनों के चेहरे बिल्कुल सफेद हो गए थे, जैसे जिस्म का सारा खून नुचड़ गया हो। इस तरह पकड़े जाने का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी। मैं इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था उनकी जीप मंदिर के बाहर खड़ी होगी, मगर वो जीप कहीं दिखाई नहीं दी। हो सकता है साइड पर किसी जगह खड़ी हो, लेकिन मुझे हैरत थी कि हम तीनों इतनी गहरी नींद सो गए थे कि हमें जीप की आवाज तक सुनाई नहीं दी थी। मैं जब चबूतरे से टेक लगाकर नीम दराज बैठा था तो पिस्तौल मैंने अपनी गोद में रख लिया था, जो इस वक्त मुझसे तकरीबन 4 फुट के फासले पर पड़ा था। रत्ना वाला पिस्तौल भी उसके करीब ही गर्द आलूद फर्श पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकती थी। सब इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को इशारा किया। उसने मोहतात अंदाज में आगे बढ़कर पहले दोनों पिस्तौलों को पैर की ठोकर से दूर हटाया, फिर उन्हें उठा लिया। ये थैला भी उसकी तरफ फेंक दो, सब इंस्पेक्टर ने रत्ना की तरफ देखते हुए करख्त लहजे में कहा। रत्ना ने थैला भी उसकी तरफ उछाल दिया, जो उसके पैरों के करीब गिरा। सब इंस्पेक्टर ने झुककर थैला उठा लिया और फिर उसे खोलकर अंदर झांकने लगा। उसके साथ ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। मुझे इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की तो मिल ही जाएगी, पर यह इनाम मुझे पहले मिल गया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये माल हजम करने का ख्याल भी दिल में मत लाना। मैंने कहा, अगर तुमने इसे हजम करने की कोशिश की तो ऊपर वाले तुम्हारे हल्क में हाथ डालकर भी इसे निकाल लेंगे।
मैं भी वैश्यनाथ हूँ, कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, सब इंस्पेक्टर ने कहा। और फिर शिशावरी की तरफ देखते हुए बोला, ए देवी, तुम इधर को आ जाओ। हमें बताया गया था कि ये लोग तुम्हें यरगमाल बनाकर सारसका से फरार हुए। तुम क्यों डरत हो, इधर को आ जाओ ना। इस इंकिशाफ ने मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ा दी। सारसका में महकमा सियाहत के ऑफिस मैनेजर ने हमें शिशावरी के साथ लैंड क्रूजर में बैठते और फरार होते देखा था। उसने तो ये नहीं सोचा होगा कि शिशावरी भी हमारी साथी है। उसके ज़हन में यकीनन यही ख्याल होगा कि हम उसे यरकमाल बनाकर फरार हुए हैं, और यही बात उसने पुलिस को भी बताई होगी। मैंने शिशावरी की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी चमक सी उभर आई। एक मौका मिल रहा था, इससे फायदा ना उठाना दुनिया की बड़ी हमाकत होती। हुक्म, शिशावरी ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। कैसे मार डालेंगे, हम हूं ना, तुम आ जाओ इधर को, मत डरो, सब इंस्पेक्टर ने कहा। शिशावरी ने खूनख्वार नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और उठकर बड़ी तेजी से पुलिस वालों की तरफ चली गई। मैं कहती थी ना कि तुम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। अगर तुम लोग सारसका ही में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते तो शायद तुम्हारे साथ कुछ रियायत होती, मगर अब तुम लोग बच नहीं सकोगे। बहुत खौफनाक अंजाम होगा तुम्हारा। बहुत जुल्म किया है तुमने मुझ पर, अब पता चलेगा तुम्हें। हूँ तो इसने तुम्हारे साथ ज्यादती भी की है, सब इंस्पेक्टर बोला। बहुत अन्याय किया है हुक्म, शिशावरी ने कहा। मुझे मारा पीटा है, बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। गाड़ी कहाँ है तुम लोगों की, सब इंस्पेक्टर ने पूछा। गाड़ी तो खराब हो गई थी, हम 2 घंटों से पैदल चल रहे हैं, शिशावरी ने जवाब दिया। फिर बोली, इन्होंने सरकारी गाड़ी का भी सत्यानाश कर दिया। लाखों रुपए की गाड़ी थी वो, इनसे सब कुछ वसूल कर लिया जाएगा, सब इंस्पेक्टर बोला। लेकिन हुक्म, तुम लोगों की गाड़ी कहाँ है, क्या तुम्हारी गाड़ी भी? शिशावरी ने जानबूझकर बात पूरी नहीं की। हमारी जीप ठीक है और बस्ती के खंडरों में खड़ी है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। रात को हमें शुबह हुआ था कि तुम लोग उस महल के खंडरात में छुपे हुए हो, लेकिन महल में शेर की मौजूदगी से मुझे अंदाजा हुआ कि तुम लोग वहां नहीं हो सकते। हम लोग महल से निकल आए और तकरीबन 1 मील दूर एक महफूज जगह पर जीप रोककर रात गुजार दी, और फिर सुबह की रोशनी फैलते ही हम रवाना हुए। बस्ती के इन खंडरों को देखकर हम लोग रुक गए। मेरा ख्याल था तुम लोग अगर पीछे रह गए हो तो इस तरफ जरूर आओगे। जीप हमने खंडरों में छुपा दी और एक टूटे फूटे मकान में ठहर कर आराम करने लगे। थोड़ी देर पहले ये नारायण इस तरफ आया था, इसने तुम लोगों को यहाँ सोते हुए देख लिया तो वापस जाकर मुझे बता दिया। ये तो खुशकिस्मती शायद मेरे हिस्से में लिखी हुई थी कि जिस आतंकवादी को पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तलाश ना कर सकी, वो कितनी आसानी से मेरे हाथ आ गया। अब हर तरफ मेरी जय जयकार होगी, मेरे नाम का डंका बजेगा, मेरी तरक्की होगी, मुझे सरकार से इनाम मिलेगा। ये दोनों बहुत खतरनाक है हुक्म, शिशावरी ने कहा। इन्हें बांध कर रखो, ये दोनों किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। मैं इनका बंदोबस्त कर लूंगा, सब इंस्पेक्टर ने कहा, और फिर हमारी तरफ देखते हुए घुराया। उठकर हमारे साथ चलो, कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो गोलियों से बूंद दिए जाओगे। शिशावरी ने हमें बांधने का मशवरा दिया तो एक लम्हे को मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने रत्ना की तरफ देखा और फिर हम दोनों उठ गए। उन तीनों ने चंद गज दूर रहकर हमें अपनी अपनी गन्नों की जद पर ले रखा था। अगर हम भागने की कोशिश करते तो हमें वाकई गोलियों से भून दिया जाता। हम लोग मंदिर से बाहर आकर बस्ती के खंडरों की तरफ चलने लगे। ये दोपहर का वक्त था और धूप खासी तेज थी। शिशावरी सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ के साथ साथ चल रही थी। मेरा ख्याल था कि वो कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नजर नहीं आता था। वो विश्वनाथ के साथ साथ चलते हुए अपने साथ हमारी ज्यादतियों के किस्से सुना रही थी। हम बस्ती में दाखिल हो गए। उन खंडरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे। तमाम मकान बड़े बड़े थे और गलियों में पुख्ता ईंटों की सोलंग थी। हम जैसी दूसरी गली में मुड़े, हमें जीप नजर आ गई। हवेली नुमा वो मकान भी बहुत बड़ा था। बाहर की 4 दीवारी टूटी हुई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर लगे हुए थे। उनसे आगे कुशादा सेन था और फिर हवेली के कमरे। बेशतर कमरे टूट फूट चुके थे, लेकिन 2-3 कमरे ऐसे थे जिनमें रिहाइश रखी जा सकती थी। जीप के करीब से गुजरते हुए एक कांस्टेबल ने जीप में रखी हुई हथकड़ी उठा ली, जो मेरे और रत्ना के हाथों में पहना दी गई। वो लोग हमें हवेली के उस कमरे में ले आए जहाँ गर्द-आलूद फर्श पर एक चादर बिछी हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्होंने यहीं डेरा जमा रखा था। हमें एक कोने में बिठा दिया गया। एक कांस्टेबल ने हम पर राइफल तान रखी थी। शिशावरी सब इंस्पेक्टर के सामने बैठी थी। उसने साड़ी का पल्लू गिरा दिया और जानबूझकर किसी कदर आगे झुकी बैठी थी। सब इंस्पेक्टर की नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही और शिशावरी भी अब मुस्कुरा कर उससे बातें कर रही थी। और फिर मैंने उन दोनों को अपनी जगह से उठते हुए देखा। शिशावरी ने हमारी तरफ देखकर गर्दन घुमाई तो उसके होंठों पर बड़ी मानी खेद मुस्कुराहट थी। रत्ना इस मौके पर खामोश नहीं रह सकी। हाँ, जा अपने यार के साथ, बड़ी जगह है इन खंडरों में। रत्ना के लहजे में बेपनाह तंज था। शिशावरी तेजी से घूम गई। उसने रत्ना को एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। तू भी अपने इस यार के साथ ऐश करती रही है, वो हुर्राई। विश्वनाथ तो मेरा मोहसिन है, इसने तुम लोगों से मेरी जान बचाई, क्या मैं इसका शुक्रिया अदा भी ना करूं? हाँ, जा इस सरामी का शुक्रिया अदा कर रंडी। रत्ना भी चीखी। शिशावरी ने घुराते हुए एक और ठोकर रसीद कर दी। रत्ना ने सब इंस्पेक्टर को हरामी कहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सब इंस्पेक्टर ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। उसके बरक्स उसने शिशावरी का हाथ पकड़ दिया और उसे खींचता हुआ बाहर ले गया।
रत्ना शिशावरी को गालियां देती रही। वो दोनों बाहर चले गए जबकि दोनों कांस्टेबल दरवाजे के करीब बैठे आपस में सरगोशियां करते रहे। उनकी राइफलों के रुख हमारी तरफ थे। मैं और रत्ना कभी उन कांस्टेबलों की तरफ देखते और कभी दरवाजे के बाहर देखने लगते। बाहर धूप खासी तेज थी और ज्यादा देर तक उस तरफ नजरें जमाए रखना मुमकिन नहीं था। शिशावरी उस मुस्टंडे को अपने साथ लेकर गई है। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की, क्या तुम्हारे ख्याल में उस पर काबू पा सकेगी? औरत में बड़ी ताकत होती है, इसका अंदाजा तुम्हें खुद भी होना चाहिए। मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। अगर उसकी जगह तुम होती तो क्या करती? शिशावरी समझदार है, रत्ना बोली। मुझे यकीन है कि उसे नाकामी नहीं होगी, लेकिन अगर इससे आगे मत सोचो। मैंने उसकी बात काट दी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर शिशावरी दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके जिस्म पर साड़ी नहीं थी, सिर्फ चंद कपड़े थे। दोनों कांस्टेबल भी भूखी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। तुम में नारायण कौन है? शिशावरी ने बारी बारी उन दोनों कांस्टेबलों की तरफ देखा। मैं हूं नारायण। एक कांस्टेबल जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। लंबे कद का मालिक दुबला पतला सा आदमी था। मूंछें खासी बड़ी खौफनाक थी। तुम्हारे साहब का हुक्म है कि मैं तुम दोनों को भी खुश कर दूं, शिशावरी ने कहा। पहले तुम आओ, बाद में तुम्हारे साथी की बारी आएगी। आखिर रंडी ही निकली ना, रत्ना गुर्राई। ले जा, दोनों को इकट्ठी ले जा। शिशावरी ने इस मर्तबा जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उसके ऊँटों की मुस्कुराहट गहरी होगी। उनके जाने के बाद दूसरा कांस्टेबल मोहतात हो गया। वो दरवाजे के ऐन बीच बैठ गया। एक घुटना जमीन पर टिका रखा था और दूसरे खड़े घुटने पर राइफल को सहारा देते हुए था। वो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे दुश्मन के सामने महाज आ रहा हो। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। नारायण नामी कांस्टेबल को साथ लिए जाने का मतलब ये था कि शिशावरी सब इंस्पेक्टर पर काबू पा चुकी थी और अब उस कांस्टेबल को जेर करने में भी कुछ वक्त लगेगा। इस कांस्टेबल को हम काबू करने की कोशिश करें? रत्ना ने मेरे कान में सरगोशी की। मुश्किल है, मैंने जवाब दिया। बहुत मोहतात है, ना तो खुद हमारे करीब आएगा और ना ही हमें करीब आने का मौका देगा। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, रत्ना ने कहा। उसका बायां हाथ मेरे साथ हथकड़ी में था जबकि दायां हाथ आजाद था। वो अपने आजाद हाथ से अपनी पिंडली खुजाने लगी। उसने शलवार का पांचा ऊपर उठा लिया और फिर उसके जिस्म पर खुजली बढ़ गई। वो अपने पेट और पहलू को खुजाते हुए कमीज ऊपर उठाती चली गई। ए, क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों मचल रही हो? कांस्टेबल ने उसे घूरा। खुजली हो रही है, रत्ना कराई। यहाँ चींटियां हैं, मेरे सारे बदन पर चींटियां चढ़ गई हैं। मेरी मदद करो, ये कमीज जरा ऊपर करके खुजा दो। तो अपने साथी से बोलो ना, हमको क्या बोलती हो? कांस्टेबल ने कहा। देखते नहीं इसके हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है, रत्ना ने कहा। तुम जरा मेरी मदद करो ना, ये चींटियां तो मुझे खा जाएंगी। कांस्टेबल शशोपंज में पड़ गया। रत्ना इसी दौरान कमीज को काफी ऊपर उठा चुकी थी। कांस्टेबल की आंखों में चमक सी उभर आई। यकीन करो हम कुछ नहीं करेंगे, रत्ना ने कहा। तुम मुझे अजियत से निजात दिला दो, मैं तुम्हें। वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी क्योंकि उसी वक्त शिशावरी दरवाजे के सामने आ गई। इस मर्तबा उसके कपड़े मजीद कम हो गए थे। मंदिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसने सीधा हाथ पुश्त पर रखा हुआ था। ए, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कांस्टेबल की तरफ देखकर पूछा। विक्रम, कांस्टेबल बोला। विक्रम सिंह। अब तुम्हारी बारी है विक्रम सिंह, शिशावरी मुस्कुराई। तो चलूं तुम्हारे साथ? विक्रम बोला। कहीं जाने की जरूरत नहीं। शिशावरी के ऊँटों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यहीं कपड़े उतार दो। यहाँ इनके सामने? कांस्टेबल इकला गया। क्या हर्ज है, चलो उतारो कपड़े, शिशावरी ने कहते हुए अपनी पुश्त पर रखा हुआ हाथ आगे निकाल लिया। शिशावरी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर कांस्टेबल उछल पड़ा। गन फेंक दो और कपड़े उतार दो, जल्दी करो, शिशावरी उर्राई। कांस्टेबल का चेहरा धुआं हो गया। उसने खामोशी से राइफल फेंक दी और कमीज के बटन खोलने लगा। रत्ना ने अपनी कमीज दुरुस्त कर ली। मैं राइफल उठाने के लिए बढ़ा तो वो भी मेरे साथ खींचती चली आई। मैंने राइफल उठाकर कांस्टेबल को जद में ले लिया। वो दोनों कहाँ हैं? मैंने शिशावरी से पूछा। इस हवेली के मुख्तलिफ कमरों में, शिशावरी ने कहा। कांस्टेबल कपड़े उतार चुका है। उसने दारीदार कपड़े की निकर पहन रखी थी। हथकड़ी की चाबी कहाँ है? मैंने कांस्टेबल से पूछा। मेरी कमीज की जेब में, कांस्टेबल ने कहा। मैंने जमीन पर पड़ी हुई कमीज की जेब में से चाबी निकालकर हथकड़ी खोल दी। रत्ना भी हथकड़ी खुलते ही अपनी कलाई सहलाने लगी। हम कांस्टेबल को लेकर उस कमरे में आ गए जहां सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ बेहोश पड़ा था। करीब ही शिशावरी की गुलाबी साड़ी भी पड़ी हुई थी। ये आरामी घंटे से पहले होश में नहीं आएगा, शिशावरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम इसके कपड़े उतार कर पहन लो और रत्ना तुम कमरे में जाकर इस कांस्टेबल की वर्दी पहन लो जो इसने उतारी है। मैं इसका ख्याल रखती हूँ। रत्ना फौरन ही दूसरे कमरे में दौड़ गई। मैंने कमरे में दाखिल होकर सब इंस्पेक्टर को घसीटकर आड़ में किया और उसकी वर्दी उतारने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद में सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर बाहर आ चुका था। उस तरफ दूसरे खंडर हैं, शिशावरी ने जवाब दिया। तुम इसे देखो, मैं इसकी वर्दी पहन कर आती हूँ। शिशावरी पिछली तरफ के खंडरों में चली गई और फिर 10 मिनट बाद हम तीनों पुलिस की वर्दियों में कांस्टेबल विक्रम सिंह के सामने खड़े थे। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। वो यही समझ रहा था कि शिशावरी ने विश्वनाथ नारायण को कत्ल कर दिया है और इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। वो नीकर पहने हुए खौफ से थर थर कांप रहा था। डरो नहीं विक्रम सिंह महाराज, शिशावरी ने कहा। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारे दोनों साथी भी जिंदा हैं और बेहोश पड़े हैं। हमारे जाने के बाद इन्हें होश में ले आना और हाँ, आइंदा किसी औरत के चक्कर में मत आना वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रत्ना ने वो थैला उठा लिया जिसे सब इंस्पेक्टर ने अपने कब्जे में ले रखा था।
उसने वो थैला खोलकर देखा, उसके चेहरे पर तमानिया सी आ गई, जिसका मतलब था कि थैले में कोई चीज कम नहीं थी। सब इंस्पेक्टर विक्रम का रिवॉल्वर मेरे पास था, जबकि अपना पिस्तौल मैंने पतलून की जेब में ठूंस लिया। रत्ना ने भी अपना पिस्तौल जेब में ठूंसकर विक्रम सिंह वाली ऑटोमेटिक राइफल संभाल ली। दूसरी राइफल शिशावरी के पास थी। हम विक्रम सिंह को हाँकते हुए गली में आ गए जहाँ जीप खड़ी थी। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने गहरी नजरों से जीप का जायजा लिया। उसके पिछले हिस्से में एक स्पेयर टायर भी मौजूद था और पेट्रोल के 2 कैन भी रखे हुए थे। इन इलाकों में पुलिस को बाज़ औक़ात डाकुओं के ताकुब में खतरनाक रास्तों पर दूर दराज के सफर करना पड़ते थे, इसलिए पुलिस की गाड़ियों को भी हर लिहाज से तैयार रखा जाता था। इसमें पूरी हवा भरी हुई थी। जीप के चारों टायरों में भी हवा पूरी थी। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। रत्ना और शिशावरी भी पिछली सीट पर बैठ गई, जबकि कांस्टेबल विक्रम चंद कदम दूर खड़ा खौफ से थर थर कांप रहा था। अब तुम जा सकते हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अपने साथियों को होश में लाओ और शाम से पहले पहले इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ महाराज। विक्रम सिंह ने हाथ जोड़ दिए। मारे निके निके बच्चे अनाथ हो जाएंगे महाराज। तुम्हारे जिंदा होते हुए अनाथ कैसे हो सकते हैं? मैंने उसे घूरा। चलो अपने साथियों को होश में लाओ, इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। मैंने पिस्तौल होलिस्टर से निकालकर हाथ में पकड़ दिया। विक्रम सिंह बाकायदा गिड़गिड़ाने लगा। मैंने फायर खोल दिया। गोली उसे 2-3 फुट के फासले पर जमीन में लगी। अब अगर तुमने भागने में एक लम्हे की भी ताखीर की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी, मैंने घुर्रा कर कहा। विक्रम सिंह सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। शिशावरी ने हवा में 2-3 फायर कर दिए। विक्रम सिंह चीख कर गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर फिर भाग खड़ा हुआ और फिर फिजा शिशावरी के कहकों से गूंज उठी। मर्द की फितरत भी अजीब होती है। वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, जहाँ किसी औरत को देखा उसकी राल टपकने लगती है और औरत का इशारा पाकर तो वो ये भी भूल जाता है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। औरत दुनिया की हसीन तरीन मखलूक है। इसे हासिल करने के लिए मर्द अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। दरअसल दुनिया की सारी रौनक ही औरत से है। औरत ना होती तो कुछ भी ना होता। लड़ाई झगड़े फसाद दंगे बड़ी बड़ी जंगे कुछ भी तो ना होता। मैं चलने में खामोश हुआ, फिर बोला, तुम तो महकमे सियाहत में हो। हिंदुस्तान की तारीख तुम्हें अजबर है। हिंदुस्तान खुसूसन राजस्थान में जितनी जंगें हुई हैं उनमें औरत का अमल दखल रहा है। 700 साल पहले एक औरत ही के लिए इलावुद्दीन खलजी ने जतोड़ की ईंट से ईंट बजा दी। रानी पद्मिनी वाकई इतनी हसीन थी कि उसके लिए पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता था, लेकिन औरत तो प्यार किए जाने के काबिल है, रोने और पामाल करने के लिए नहीं। शिशावरी ने कहा, हाँ ये मर्द की अपनी अपनी फितरत है कि वो औरत को किस तरह रखता है। मुझे अगर कोई शिकायत हो तो बंद करो बकवास। शिशावरी ने घुराते हुए मेरी बात काट दी। इस मर्तबा रत्ना ने भी एक भरपूर कहका लगाया।